subject 1 today, starting network theory. अब इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर रहता है कुछ नेटवर्क के एलिमेंट्स, वो दूसरा टॉपिक रहेगा आपका, फिर नेटवर्क थ्योरम्स, बहुत सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नेटवर्क इंट्रोडक्शन, नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क थ्योरम्स, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब के बारे में सारी चीजें, इनके सारे फॉर्मूलास। डीसी सर्किट्स, अदर कॉन्सेप्ट्स, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बेसिकली क्या किया है ना कि इतने सालों से आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं और उन क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज बांट दिया है। जैसे बल्ब के क्वेश्चंस अलग, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर के क्वेश्चन अलग, रेजिस्टेंस चेंज होने वाले क्वेश्चंस अलग। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चंस की कैटेगरी बना दी है, तो उन क्वेश्चंस की कैटेगरी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस होगा, फिर उस कैटेगरी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर उस कैटेगरी के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा फ्लो बन जाएगा और सारी चीजें कवर होती जाएंगी। तो ये पूरा डीसी सर्किट्स हो गया। इसके अलावा फिर एसी सर्किट्स आता है आपका। इसमें आपका पावर आता है इन एसी सर्किट्स वाला, फिर फेजर कैलकुलेशन आता है, फेजर एनालिसिस आता है, फिर इसमें भी नेटवर्क थ्योरम्स आती है एसी के लिए, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है जनरली, वही होती है, ठीक है ना। एसी सर्किट्स हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। इसके अलावा एक टॉपिक रहता है इसमें, टू पोर्ट नेटवर्क, ये आपको करवाया जाएगा इस कोर्स में। फिर एक टॉपिक रहता है आपका रेजोनेंस, वो होगा। फिर आपका ग्राफ थ्योरी, ये भी होगा। 10वां आपका टॉपिक रहेगा ट्रांजिएंट एनालिसिस। इसी ऑर्डर में करवाऊंगा, है ना। पहले रेजोनेंस होगा, वैसे टू पोर्ट बाद में होगा, और लास्ट आपका ये थ्री फेज सर्किट्स। अगर कोई और टॉपिक बीच में छूट रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई और टॉपिक छूट रहा है इसमें? क्यों दोस्तों, कोई टॉपिक छूट रहा है क्या इसके अंदर, या सारे टॉपिक हो गए? तो ये नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अरे वो कोई टॉपिक थोड़ी ना है, वो तो मैंने बोला ना डीसी सर्किट्स में मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, तो वो आ जाएगा। अब किस में से कितना क्वेश्चन आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ जिससे सारे एग्जाम्स टारगेट कर सके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कोर्स है ये टारगेट ऑल एग्जाम्स है ना, ऑल एजेई एग्जाम्स कैन बी टारगेटेड। कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर डीएचईसीएल के लिए हो जाएगा, सर एसएससी जेई के लिए हो जाएगा, सर आरआरबी जेई के लिए हो जाएगा, है ना सर, इसके लिए हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़ के, उन सब के लिए ये कोर्स आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। समझ गए? हाँ, मैग्नेटिक सर्किट्स रह गया आपका, मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को मैं इस कोर्स में करवाऊंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अंदर नहीं आता है, वो अलग से सिग्नल इन सिस्टम में आता है। लिख लीजिए सभी के सभी फटाफट इन सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को। कॉपी पेन लेके बैठिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाइए। बहुत ज्यादा देर नहीं करनी है नोट्स बनाने में कि हम लोग बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं मार्केट में बेचने लायक नोट्स ही बना डाले, एकदम खतरनाक राइटिंग और पूरा 3-4 कलर के पेन के साथ, है ना। हमें एक ऐसा नोट्स बनाना है जो कि हमें समझ में आ सके, ठीक है ना, किसी सामने वाले को नहीं। डन एवरीवन? चलिए,
और कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर नोट्स कैसे बनाए साथ साथ में, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप लोग उसकी चिंता मत करो, आप लोगों को समझ में भी आता जाएगा और नोट्स भी आपके बनते जाएंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये पूरा का पूरा आपका नेटवर्क का मतलब पूरे टॉपिक्स हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स बिगिन। आर यू ऑल गाइस रेडी? तैयार हैं सभी लोग? स्टार्ट किया जाए। बोलिए एक बार। ओके, एक सेकेंड और रुकिए थोड़ा सा। लेट्स बिगिन। अबे यार, ये क्या हो गया? चल रहा है ना? ओके, सो देखिए दोस्तों, हमारा क्या होता है, सबसे पहली सबसे बेसिक चीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है इनको। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब ऐसा यूनिट। तो हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स कह लीजिए, जो हमारे लिए साइंस है, जनरल साइंस। साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है दोस्तों, है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम है, फिर करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास जो होता है उसका सिंबल होता है एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, करंट का सिंबल होता है आई, टेम्परेचर का टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एल। एल, है ना? अब इनकी जो यूनिट है वो क्या है? तो भाई ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना? स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो मास की हो गई किलोग्राम, है ना? फिर लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर होती है, सब जानते हैं। टेम्परेचर की 2 यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो होती है सिर्फ केल्विन। ये एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है आपको सिंपली बना लेना है, जिसमें नाम लिख लेना फंडामेंटल क्वांटिटी का, और उसकी ऐसा यूनिट का नेम लिख लेना, ठीक है ना? जल्दी से फटाफट बना लो। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अक्सर एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है, करंट पूछा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह पूछा जाता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब फंडामेंटल यूनिट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल। तो बाकी 3 सही होंगे, एक गलत होगा, तो आपको बताना रहेगा। तो ये याद होना चाहिए, 7 क्वांटिटीज। हो गया सभी का? है ना? जो भी बच्चे क्लास लाइव अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रिकॉर्डेड भी सही है, वो जैसा आप पे डिपेंड करता है। लाइव क्लास में क्या है कि साथ साथ में चीजें होती जाती है, तो हमें दिक्कत नहीं आती। हम कोर्स खरीद के रख लेते हैं, लेकिन उस कोर्स के नोट्स नहीं बनाते बाद में, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिक्कत देगी। डन सभी का? ओके। अब देखिए ये क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये फोटो। इसमें बेसिकली आपको क्या है ना, इसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है। क्या है? डेफिनेशन दी हुई है कि भाई जो हमारा जनरल साइंस है, साइंस विज्ञान के अंदर लेंथ को बेसिकली किस चीज का रेफरेंस लेके डिफाइन किया गया है, मास को किस चीज का रेफरेंस लेके डिफाइन किया है। तो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मेनली, हमें किससे मतलब है? करंट से। तो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? द एम्पियर सिंबल ए इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं दिख रहा है तो जूम कर देता हूं, है ना? इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी
1.6 into 10 to minus 19 when expressed in the unit coulomb which is equal to ampere second। मतलब कहने का क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है उसको किसके रेफरेंस में डिसाइड किया गया है। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी दिस, है ना। तो हमारा जो करंट है वो डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वजह से। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। चलिए, और बाकी यहाँ पे क्या है, और बाकी तो इसमें कोई इतना कुछ खास नहीं है, ये बस एक एक्स्ट्रा डेटा है, ठीक है ना। इसको नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, ये जस्ट बता रहा था। चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहली चीज पर, सबसे बेसिक चीज पर हमारे नेटवर्क थ्योरी की, दैट इज चार्ज। इसका सिंबल होता है क्यू। तो किसी भी बॉडी के अंदर दोस्तों चार्ज क्या होता है ना। चार्ज कैसे आता है, कब होता है। अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉल है, क्या है ये, एक बॉल, एक सर्कुलर बॉल है ये, तो इस बॉल के अंदर ये एक मास है, एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कुछ मास होगा, है ना। और चार्ज क्या है, किसी भी मास की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर एक बॉडी के अंदर चार्ज होता ही होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी अभी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बॉडी अभी कैसी है, तो ये बॉडी अभी ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है। आप जैसे, मेरी एक बॉडी है, आपकी खुद एक बॉडी है ना। कोई एक बॉल है, कोई मोबाइल है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ बॉडी। और उस बॉडी के अंदर ना तो पॉजिटिव चार्ज, ना वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ना वो बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है। वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल एज अ होल। एक बॉडी क्या होती है, हमेशा एक न्यूट्रल के जैसा बिहेव करती है, मतलब हमेशा उसमें चार्ज इनहेरेंट होते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। इसीलिए एक बॉडी हमेशा एज अ न्यूट्रल रहती है ना। तो चार्ज क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कब आएगा, तो वो आएगा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या कम होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो समझ में आया। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम होंगे या ज्यादा होंगे। आ गई बात समझ, बिल्कुल क्लियर है ना। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटॉन बोलते हैं, आप सबको पता है ना। पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, और इसका चार्ज हम बोलते हैं +1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन, इट इज -1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्त, कूलम, COULOMB। इसका सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, AS।
यस, कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? एक होता है बैटरी में क्या होता है, चार्जेस आर स्टोर्ड। बैटरी क्या होता है, जिसके अंदर चार्ज स्टोर्ड हो, है ना, चार्जेस स्टोर्ड हो। तो बैटरी की यूनिट क्या होती है? बैटरी की यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर आवर। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट हो गई चार्ज की, ए एच, है ना, एम्पियर आवर। अब इसमें एक स्पेशल चीज बता रहा हूं आप लोगों को, 1 फैराडे, ये कितना होता है? ये होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें लिख ली जाएंगी। थोड़ा स्पीड मेरी स्लो ही रहेगी अभी, है ना, क्योंकि क्या है कि 2-3 साल हो गए तब से मैंने इस तरीके से स्लाइड पे पूरा तरीके से लिखा नहीं है। थोड़ा राइटिंग को भी मैं अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जितना भी अब अपने ऐप पर पढ़ा रहा था वो सारी स्लाइड्स पहले से बनी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पर पूरा लिख लिख के पढ़ाना है तो वो मुझे चीजें फिर से रीगेन करनी पड़ेंगी, है ना। तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नया है, मतलब काफी टाइम हो गया है ये सब काम किए हुए। चलो, हुआ, है ना, दिस इज बैटरी। चलिए हो गया ये पूरा। 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम। बिल्कुल। अब देखिए बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टीज की, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, देखिए चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्त कि चार्ज आपका कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, है ना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता कि किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं करवा दूंगा हिमांशु, डोंट वरी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, राइट। बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है कि भाई प्लस पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसा बोला जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है साहब, चार्ज क्वांटाइज होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है चार्ज बराबर होता है मेरे दोस्त क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये होता है चार्ज क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। समझे? चार्ज क्या रहता है आपका, क्वांटाइज रहता है। तो जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के टर्म्स में होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है हमेशा दोस्तों, कंजर्व्ड रहता है। अब ये कंजर्व्ड का क्या मतलब है, देखिए भाई मैंने बताया कि कोई भी बॉडी है उस पर हमेशा चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो बॉडी न्यूट्रल रहेगी, है ना। ना तो उसमें चार्ज आप मतलब क्या कर सकते हो, बेसिकली उसमें एक बॉडी एज अ न्यूट्रल है, होल, ठीक है। तो चार्ज उसमें से ट्रांसफर किया जा सकता है और जो चार्ज जनरेट नहीं किया जा सकता।
जैसे मैं क्या बोलूं कि जैसे अगर ये एक बॉल है, इसमें मान लीजिए ऑलरेडी 10 कूलाम है, अब मैं इसमें कुछ मैजिक करूं और इसमें एसी बॉडी के साथ मैं कुछ भी नहीं, कुछ एक मैजिक करूं, मंत्र फूकूं और इसमें 15 कूलाम हो जाए, तो क्या चार्ज को जनरेट किया जा सकता है? जी नहीं, चार्जेस को जनरेट नहीं किया जा सकता। क्या मैं चाहूं कि इसमें 5 कूलाम चार्ज रह जाए या इसको जीरो ही कर दे, ये चार्ज अपने आप ही खत्म हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब चार्जेस को ना तो पैदा किया जा सकता हमारे यूनिवर्स में, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इनको बस क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हो कि आप इसको एक रॉड के थ्रू दूसरी बॉडी से जोड़ दो, है ना, तो फिर क्या होगा, इसमें भी 10 गुलाम की जगह 5 गुलाम हो जाएगा और इसमें भी 5 गुलाम हो जाएगा। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। 10 गुलाम इस बॉडी में पहले से था, ऑलरेडी स्टोर था, तो आपने एक दूसरा बॉल एक और कनेक्ट कर दिया इससे, तो भाई दोनों टच में आ गए, तो दोनों में चार्ज आपस में आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। तो कभी भी चार्ज को ना पैदा किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपको 10 कूलम वाले बॉल में और चार्ज चाहिए तो आप कहीं से इसमें लाके दो, अगर आपको कम करना है तो कहीं पर ट्रांसफर करो। समझ में आई बात? तो ये है कंजर्वेशन का मतलब। तो आप हो, अब आपके अंदर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो ना तो बढ़ सकते ना कम हो सकते, अपने आप बस उनको ट्रांसफर कर सकते हो। समझे? तो चार्ज इज कंजर्व, कहने का मतलब क्या है? चार्ज कैन नीदर बी जनरेटेड नॉर कैन नॉर destroyed, it can only be transferred from one body to another। लिख लीजिए, ना तो जनरेट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है ना। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व, मतलब ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल है, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, क्या है? जो लाइक चार्जेस हैं एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? अट्रैक्ट। रिपेल ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सेम सिमिलर चार्जेस, लाइक या सिमिलर कह लीजिए, और ये हो जाएगा डिसिमिलर चार्जेस। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लिख लीजिए इतना। ठीक है, मैग्नीट्यूड का इफेक्ट पड़ेगा कि रिपेल एंड अट्रैक्ट पर? लाइक चार्ज है तो हमेशा रिपेल ही करेगा, अट्रैक्ट थोड़ी करेगा। चले आगे, है ना। लेट्स गो। अब देखिए ये क्या बता रहा है
ये एक कंडीशन बता रहा है, एक डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। आप लोग लिखेंगे कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज अगर होता है हमारे पास, ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब है ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे वेरिएबल नेचर का चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों की दोनों पैदा करेगा। तो एक ऑसिलेटिंग चार्ज आप क्या लिखोगे यहां पे, मैं आपको लिखवाता हूं इस चीज को। पांचवा पॉइंट रहेगा ये प्रॉपर्टीज में, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे, चार्ज एट रेस्ट हमेशा कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मोशन अगर है तो प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और फिर चार्ज इज ऑसिलेटरी, चार्ज इज ऑसिलेटिंग, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। एनर्जी भी रेडिएट करता है, या फिर हम सीधे सीधे बोल देंगे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे बोल देंगे, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तीन पॉइंट होगा इसमें, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन एंड चार्ज इज ऑसिलेशन, चार्ज इन ऑसिलेशन। चार्ज जब आपका ऑसिलेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझे। तो मैं पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा आपका इस कोर्स में कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स तो सीखे ही सीखे अपने जेई लेवल के भी, और जो आपके स्कूल लेवल में चीजें मिस हो गई हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें हैं, नेटवर्क थ्योरी के अंदर है ना, बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए वो सारी चीजें मैं इस कोर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आप देखेंगे और आगे क्लास में कि क्या क्या चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। चलिए, इतना किया सभी ने, है ना। तो रेस्ट पर चार्ज रखा है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मोशन में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो वेव्स जनरेट करता है, वेव्स जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यहां पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, तो इसको आप लोग हेडिंग बनाएं और लिखना स्टार्ट करें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझ लें एक बार कि चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। चार्जिंग के मेथड्स होते हैं, देखिए सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन मतलब अगर हम एक बॉडी को दूसरी पर घिसेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ना। इफ वी रब वन बॉडी विद अदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। बस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। इस चीज को लिख लेंगे एक बार कि फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। If we rub one body with other, electrons are transferred from one body to other.
ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कि भाई पूछता है कि अगर ग्लास रॉड को एक लोहे की मतलब इस ग्लास की रॉड को अगर हम एक जो मखमल का कपड़ा होता है, सिल्क का क्लॉथ होता है, उस पर रब करें तो किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा? तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव आएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये चार्ट बना लेंगे, है ना। काफी अच्छा पॉइंट है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place from lower work function body to higher work function body। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन कहने का मतलब है उस बॉडी की प्रॉपर्टी है वो। लोअर टू हाइयर। कर लिया इतना, है ना। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है, इनको हम देख लेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन के द्वारा हो गया चार्जिंग आपका। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद दो मेथड और हैं आपके। एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये है, एक लिख लीजिए बाय कॉन्टेक्ट, बस ऐसे लिख लीजिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको क्या लिखना है? चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट मतलब कंडक्शन। तो इसमें लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, बस। उसका एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने इंटरनेट से लिया है। आपको बस इस डायग्राम को बाद में देख लेना है, जिससे आप लोग पहचान पाए कि कंडक्शन कौन सा है, इंडक्शन कौन सा है। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर बेसिकली ये जो रॉड है और ये जो बॉल है मेटल की या स्फीयर है, ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, है ना। तो जो रॉड में चार्ज है वो मेटल की न्यूट्रल स्फीयर में क्या हो जा रहा है? ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो गया एक रॉड से मेटल के स्फीयर में, फिर ये मेटल का स्फीयर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दैट इज बाय कांटेक्ट। एंड बाय इंडक्शन प्रोसेस आपका दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। बाय इंडक्शन प्रोसेस तो जब दो बॉडीज आर इन नो कांटेक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, दैट इज बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए ये वही रॉड है, एबोनाइट रॉड, इसको इसके पास लाया गया। तो जब पास में लाया गया तो क्या हुआ कि भाई नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी बॉडी के अंदर हमेशा चार्जेस होते हैं। तो भाई अब ये न्यूट्रल थी, तो इसमें पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। तो ये नेगेटिव ने क्या किया? अपने पास पॉजिटिव को बुला लिया और नेगेटिव नेगेटिव दूसरी साइड रह गए। ठीक है। फिर क्या होगा? हमने इस बॉल को क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे कहां चले गए? ग्राउंड में चले गए। तो ये जो बॉडी है, बॉल है, ये अब कैसी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गई है। चूंकि इसको दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाया गया, टच नहीं कराया गया, तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। चलिए, तो बाय कांटेक्ट, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन।
अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ आप जैसा कि सब जानते हैं, बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट चार्ज अगर आपके पास है तो इससे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और अगर मैं इसमें दूसरा चार्ज रख दूं, कोई क्यू डैश रख दूं, तो इस पर क्या लगेगा मेरे दोस्त, फोर्स लगेगा इस वाले पे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है वही हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ में, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, चलिए। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली क्या है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, कूलाम्स लॉ का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वो चार्जेस के, और जो फोर्स एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4πε0, या फिर के की वैल्यू को मैं अलग से लिख देता हूं। के होता है 1/4πε0, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। दिस इज के। तो ये कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें बस आपको एक डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि फोर्स कैसे लगता है। तो देखो सेम चार्ज है तो अपोजिट फोर्स लग रहा है, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और सेम चार्ज है तो रिपेलिंग फोर्स लग रहा है। सिंपल। हुआ आपका कूलाम्स लॉ। के को बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट, है ना। डन, है ना। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कूलाम्स लॉ। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसका वेक्टर फॉर्म में क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। आज वो डाउट हम खत्म कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होता है ये, देखिए। जनरली हमारे पास अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है। हाँ हाँ, डोंट वरी। अगर हम लिखेंगे F12 का वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, समझे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और F21 क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, समझ गए। तो 1 2 मतलब 1 पर फोर्स 2 की वजह से, 2 1 मतलब 2 पर फोर्स 1 की वजह से। क्लियर है। तो F12 वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दूंगा मैं ऐसे, R12 वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R12 यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को मैं अलग कलर से लिख देता हूं। देखिए यूनिट वेक्टर और सिंपल वेक्टर अलग अलग चीज होती है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, चलो मैं अभी बताता हूं इसको। ये F12 का फॉर्मूला हो गया, और F21 क्या हो जाएगा, कि R21 के वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। इसको अभी और ऐसे लिखते हैं, जाइए देखिए। अब इसको और आगे में लिखता हूं,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि Q1 इंटू Q2। अब यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं क्या दोस्त, इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा, अपॉन क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा पूरा R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे ये वाला साइन मुझे नहीं लगाना चाहिए था, सिंपल ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। कहां गया, ये रहा। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर का डिफरेंस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से R21 वाले को लिख सकते हैं हम लोग के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R21 वेक्टर का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑफ, मतलब कूलम्ब्स लॉ। Q1 Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। सिंपल। आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, F12 वेक्टर बराबर माइनस टाइम ऑफ F21 वेक्टर, क्या ये भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, एक दूसरे के अपोजिट है ये। तो F12 वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में होगा F21 उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही। R12 इज R1 माइनस R2, और R21 भी लिख लो अगर लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो R21 का यूनिट वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। स्क्वायर कब आता है, जब यूनिट वेक्टर होता है, और क्यूब कब आता है डिनोमिनेटर में, जब ऐसे लिख लेते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं तो क्यूब आ जाता है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्ब्स लॉ का। तपस्या है भाई फुल कोर्स से, क्या है, एक तपस्या फुल कोर्स। चलिए आगे मित्रों, इसको हम अच्छे से करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है बस, कि ये एग्जाम नहीं निकल रहा, ये एग्जाम आ गया, वो एग्जाम आ गया। बस एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं या नहीं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो बस फुल कोर्स आपका, फिर आपको जिंदगी भर आपको सफलता दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि मैंने आपको बताया ही था अभी, है ना, क्या होता है ये, एक स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से।
इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, है ना। इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिमिट डेल्टा क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो। यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब एक बहुत ही छोटा सा चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम लोग आसान भाषा में सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। इसका एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ गए ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। वही चीज है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको तो वो भी लिख सकते हैं। एक तरीके से आपका ईएमएफटी भी इधर ही चल रहा है। ईएमएफटी क्या है, यही सब तो है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जिसको कि और किसके बराबर लिखा जा सकता है, के क्यू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ये। यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब है बहुत छोटा सा चार्ज। समझ में आ रहा है, क्यों भाई, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया इनवर्सली। देखिए ना आप यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ऐसा कभी बोलते नहीं है, मतलब डायरेक्टली ही होगा कि जितना चार्ज पैदा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। फॉर्मूला तो यही तो बन रहा है, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो एक टेस्ट चार्ज है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कूलाम फोर्स अप्लाई होता है, हाँ बिल्कुल कूलाम फोर्स ही अप्लाई होगा। जो फोर्स लगेगा वो कूलाम फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे मेरे दोस्त। कर लिया होगा आई थिंक सबने इतना, ठीक है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? कि सबसे पहली चीज तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है हमेशा? डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, ठीक है। यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, बस यही है मेनली। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बनाऊं और एक नेगेटिव चार्ज बनाऊं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकलेगी और इधर एंटर करेगी। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं आपकी, क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं क्या? कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पहली बात तो हमने माना हुआ है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी लाइंस मानते हैं इनको। कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, या कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तीसरा, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। इसका मतलब क्या है? हाँ, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। क्या मतलब है? जैसे अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है और फिर साउथ से नॉर्थ में अंदर चली जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, तो एक क्लोज लूप बन गया। ये क्या है? क्लोज लूप। क्या इसमें कोई क्लोज लूप बन रहा है? इसमें कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे खत्म हो गया। नेगेटिव, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे खत्म हो गया, वापस पॉजिटिव पे नहीं आ रहा। तो इसीलिए नो क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनता, है ना। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टार्ट्स एंड एंड्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स होती हैं हमेशा कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड हो जाती है मेरे दोस्त कहां पर? नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी हो गई।
क्या सबने इतना किया मेरे भाई? कर लो आराम से। क्लियर है ना? चलिए, अब इसका एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई क्या होता है ये? देखो, जैसे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं फाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आप फिजिक्स की बुक वगैरह में लिखा हुआ देखोगे तो कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक जनरल समझने के लिए मोटे तौर पे कि हाँ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझ गए? या फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर ई ए कॉस थीटा, या ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ही लिखो अभी फिलहाल आप, इतना ही लिखिए, ठीक है? ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है आपका? एरिया। तो इसकी यूनिट जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त? क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया इसका? वोल्ट मीटर। इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर। समझे? इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। और क्या हो सकती है इसकी यूनिट? अगर न्यूटन वगैरह के टर्म्स में लिखे, यस, न्यूटन वोल्ट मीटर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो न्यूटन पर कुलाम वहां से हो गया, और एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है? और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स क्या है? अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी गिनती है। गिनती तो आपकी एक मैग्नीट्यूड है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही। समझ में आ गया इतना सब कुछ? चलिए, तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने अभी तक चार्ज के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, फिर चार्ज के मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, फिर उसके बाद चार्जिंग बाय कांटेक्ट इंडक्शन ये सब पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ आप लोगों ने कवर किया, फिर वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की। कैसा लग रहा है एक बार मुझे बताइए? 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारी क्लास को। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? डिटेल में है, एकदम बेसिक से है सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। चलो, सब बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरीके से मजे करेंगे मेरे भाई। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई। ऐसा ही होता है भाई, कोर्स हम अलग अलग जगह का ले लेते हैं और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। यही दिक्कत होती है फाउंडेशन कोर्स में। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या चीज है? बेसिकली इट इज द
मोशन ऑफ चार्जेस, है ना। चार्ज इन मोशन बेसिकली करंट होता है ना। चार्ज अगर चल रहा है, मोशन में है, तो बेसिकली क्या है वो, करंट कहलाता है। इट इज द मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। सो इट इज द मोशन ऑफ चार्जेस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, मोर एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, या फिर मैं इसको लिख ही देता हूं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। अब ये रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है। रेट ऑफ फ्लो, चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन किस गति से फ्लो कर रहा है, टाइम लिमिट आ गई, दैट इज करंट, राइट। टाइम लिमिट भी अगर आ जाती है तो उसे हम लोग करंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं करंट के बारे में, तो ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। चार्ज में कितना चेंज आ रहा है, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज चार्ज, सॉरी करंट, दैट इज करंट। ये करंट है आपका, समझे। यस। और आप एक चीज डिफाइन कर सकते हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या चीज होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा मेरे दोस्त इंस्टेंटेनियस करंट। चार्ज का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं इसको, डी क्यू अपॉन डी टी को, है ना। चलिए अब इसकी यूनिट कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है करंट की मेरे दोस्त, तो यूनिट सबको पता है। यूनिट करंट की यूनिट होती है एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी करंट की, है ना। तो एक एम्पियर इक्वल टू एक कूलाम से पर सेकंड हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस नहीं बोलेंगे इसको, डेल्टा क्यू वाले को हम लोग एवरेज करंट बोल देंगे, मतलब सिंपल करंट बोल देंगे। चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन करंट है, या डीक्यू अपॉन डीटी भी वही है, इंस्टेंटेनियस करंट। लगभग लगभग एक ही चीज है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इतनी। एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, ठीक है। ओके। अब एक चीज हम यहां पे और लिख सकते हैं, क्या, एक नोट पॉइंट। जैसे कि हम लोग आई को बराबर लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी के। आई को हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं ना। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी। तो इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों कैसे, यूनिट की डायमेंशन साथ में लिखा दे। डायमेंशंस में सबकी एक साथ बता दूंगा एक चार्ट में हर्ष। अभी ऐसे अलग अलग डायमेंशंस लिखाना बहुत सारी क्वांटिटीज है, तो उन सबकी एक ही साथ डायमेंशन का चार्ट दे दूंगा, उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें। जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। फॉर कांस्टेंट करंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो सिंपली लिख देंगे Q बराबर आई इंटू टी। ठीक है, एम्पियर सेकेंड।
ठीक है ना। धीरे धीरे बनेगा मेरा भी फ्लो, टेंशन मत लो। हाँ, करंट टेंसर क्वांटिटी उसकी यहां जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मेरा भी फ्लो बनेगा। अभी क्या है कि मेरे लिए भी फर्स्ट क्लास है, बहुत टाइम बाद इस तरीके से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है क्या यार इतना स्लो स्लो ये सारी चीजें क्या है। लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स है तो लिखाना इसी तरीके से पड़ेगा। मेरे को भी वो रैपिड फास्ट वाली चीजों की आदत पड़ गई कि जल्दी जल्दी सब कुछ करवा देना और फटाफट एग्जाम एग्जाम क्लियर करना। तो मेरे को भी अब धीरे धीरे फ्लो में आना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया ना यार फाउंडेशन कोर्स कराए, 3 साल से ऊपर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, लेट्स बिगिन। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, ये चार्ज का यहाँ पे करंट का एक ये रह गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ये क्वेश्चन है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन को नोट करने मत बैठिएगा, क्वेश्चन का बस आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी 2020 में आया। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 वॉट का बल्ब है जिसकी करंट है 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको। देखिए क्या होता है, Q बराबर NE होता है एंड Q बराबर IT होता है। तो याद रखेंगे NE बराबर IT, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो बस यहीं से आ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो N बराबर I इंटू टी अपॉन ई का प्रयोग करेंगे तो I कितना हो जाएगा 0.5। आपको पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से निकालना होगा तो आप अभी यहाँ पे N अपॉन टी रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कैसे निकालना है टाइम के साथ। तो 0.5 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये क्या होता है, इस वैल्यू को नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 0.5 ऐसा आता है। तो आ जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 18 और ये एन अपॉन टी की वैल्यू आएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। पर सेकेंड आ जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू हम 1 मान लेंगे यहाँ पे, है ना। 3.1 10 की पावर 18, बी इज करेक्ट आंसर रेशमा। बी कैसे आएगा, बी आएगा ना। टी की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लिख ही देता हूं यहाँ पे टी इक्वल टू 1, है ना। T1 मान लिया हमने तो पर सेकंड के हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अब ये क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, इसको नोट नहीं करना है, ये तो बस समझ लिया। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट लिखा है ना, तो इसके आगे एक पॉइंट और लिखेंगे। मिनट में क्यों नहीं, क्योंकि मिनट में लोगे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। ये नोट पॉइंट ही था, नोट पॉइंट में पहला नोट पॉइंट हो गया ये। अभी कॉपी में आपने नोट पॉइंट लिखा है पहला, अब लिखेंगे दूसरा नोट पॉइंट। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हैज डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिंपल है, Q बराबर होता है N इंटू ई, 1 बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो N की वैल्यू आ जाएगी 6.25, मतलब इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा 1 अपन 1.6 इंटू 10 की -19। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इसको लिख लेंगे। इतना कर लीजिए सभी के सभी, ठीक है।
चलो बढ़िया, कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यार, है ना, इतना लिख लिया, इतना कर लो। n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ना चार्ज का, ये इंटीग्रेशन वाला, ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला सिखाया इसी से होएगा ये वाला, है ना। करो इसे। आपको दिया है टोटल चार्ज QT इन कूलम्स दैट एंटर्स द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट। देखो t लेस देन 0 के लिए 0 है, जब टाइम 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में है तो ये इक्वेशन है, और जब टाइम ग्रेटर देन 2 सेकंड है तो ये इक्वेशन है। आपको निकालना है t इक्वल टू 5 सेकंड पर करंट निकालना है, करंट। तो करंट किसके बराबर होता है, dq अपॉन dt के बराबर होता है, dq अपॉन dt के बराबर होता है करंट, ठीक है। 5 सेकंड पे निकालना है, मतलब हमें ये वाली इक्वेशन लगेगी। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, बताओ। टी अपॉन डी टी ऑफ, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, 3 प्लस ई की पावर -2t प्लस का 4, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, है ना। -2 को अंदर ले गया, तो 3 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस टी अपॉन डी टी ऑफ ई की पावर -2t प्लस 4। अब ई की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस का a ई की पावर -ax। तो -2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस का 2t प्लस 4। हमें निकालना है 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 पर। तो ये आ गया करंट एट टाइम t, माइनस का 2 ई की पावर माइनस का 6 एम्पियर। सी, समझ में आया सभी को। आए क्या होगा, अरे आ गया कि नहीं बताओ भाई, क्लियर है ना सभी को ये वाला क्वेश्चन। ठीक है सृष्टि, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके बताओ, चलो फटाफट। डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल। एक करंट का क्वेश्चन हो गया, एक चार्ज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड, इफ द करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल इज दिस। करंट आपको दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस t एम्पियर। आप लोगों को चार्ज बताना है t इक्वल टू 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में, जल्दी से बता दो चलो। बता दीजिए मित्रों। देखो ये करंट हो गया, चार्ज निकालना है आपको। तो चार्ज आता है इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 आई डी टी, है ना। तो चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी। ये बनेगा 3 टाइम्स टी क्यूब बाई 3, 1 से 2 माइनस टी टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 1 से 2। 3 से 3 कटेगा, टी क्यूब मतलब 8 माइनस 1 माइनस 4/2 2 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा, ये 5.5 कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। डी आ गया सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 7 माइनस 1.5 दैट इज 5.5। चलिए इतना क्लियर है सभी के लिए, है ना। चलो करंट हमने पढ़ लिया, है ना।
अब हम लोग एक बार करंट की डेंसिटी भी देख लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या चीज होती है? देखो करंट की डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जे से। जे इट इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल। और ज्यादा इसके वेक्टर फॉर्म वगैरह में हमें नहीं जाना है। करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। करंट डेंसिटी ये क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये है ना? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो। ये करंट डेंसिटी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सब हो पाएगा पल्लव, डोंट वरी। वही मैंने बोला ना, मैंने आज क्लास की शुरुआत में ही क्या बोला था कि अभी एग्जाम्स को दिमाग से निकाल दो। लेकिन वही बात है कि तुम लोग शिकार हो चुके हो एग्जाम्स के। इतने यूट्यूब सेशन अटेंड करते हो तरीके तरीके के कि भाई तुम्हारे दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है एग्जाम्स के अलावा। अभी तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। अगर तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओगे ना, साथ ही साथ में एग्जाम्स को दिमाग से बाहर निकाल दोगे, तो उतना ही ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। मैं वही बोल रहा हूँ, आज की क्लास में मैंने बोला था कि ये जो कोर्स है इसमें एग्जाम का जिक्र ना करें और अपने दिमाग में भी एग्जाम के बारे में ना सोचे। अगर एग्जाम के बारे में सिर्फ सोचोगे ना, तो फिर आप इस कोर्स पे कभी फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 महीने बाद कोई और एग्जाम आ जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार इसमें तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मैं किसी और का कोर्स ले लेता हूँ, उसमें पढ़ लेता हूँ, उसमें से जल्दी जल्दी करके एग्जाम दे लूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई अगर तुमने इस कोर्स को लिया, इतना ह्यूज अमाउंट खर्च किया है, तो उसका वैल्यू करो। अगर आप इस तरीके से इस कोर्स को पढ़ना चाहते हो कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद एग्जाम है और मुझे वो क्लियर करना है, मेरा क्लियर हो पाएगा कि नहीं, 6 महीने में सब कुछ कवर हो जाएगा, तो भाई तुम इस कोर्स को मत ही पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है। अब तुम्हारे 3,000 गए तो गए, मुझे नहीं पता, है ना? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इस कोर्स में यही है कि आप उस चीज को दिमाग से निकाल दें, तभी आप इस कोर्स को पूरा का पूरा अटेम्प्ट, पूरा का पूरा पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप केवल एग्जाम 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 सोचते रहोगे, तो फिर आप इस कोर्स में मुश्किल से एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं करोगे, पूरा कोर्स तो छोड़ ही दो। समझ गए ना बात? तो वही चीज है। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली चीज की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। हमने दो चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। आजकल इसकी डेफिनेशन पर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको देखते हैं ये क्या चीज है। अब देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक बेसिकली क्या है, एनर्जी होती है ना? किसी भी बॉडी में, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, स्थितिज स्थितिज क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, है ना? यही बोलते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो उसी से बना है ये पोटेंशियल। बेसिकली क्या है कि किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कराने के लिए क्या लगता है? ऊर्जा लगती है। किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कराने के लिए क्या लगता है? ऊर्जा। और वो जो ऊर्जा है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी ऊर्जा खर्च करना है, राइट? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? सो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जितना एनर्जी लगा उस चार्ज को ट्रेवल करने में, पर यूनिट चार्ज आप कर दोगे, तो वो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम वर्क डन भी यूज कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी यूज कर लेते हैं, वो हमारे ऊपर है हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कि किसी भी
इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रेजेंट है उसमें ट्रेवल कराने के लिए उसके अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ रहा है वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? यस, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए unit positive charge from infinity to the given point against the electric forces। समझे? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नो ब्रेक, आपको जाना है आप जा सकते हो, बाद में आ जाना कोई बात नहीं। ठीक है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि ये हमारा चार्ज है, एक पॉइंट दूर है कोई P, इनके बीच में डिस्टेंस है R, है ना? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इसका यूनिट होता है V, मतलब सिंबल होता है इसका V। और ये V किसके बराबर होगा मेरे भाई? अभी थोड़ा सा ही तो पढ़ा यार, ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। ब्रेक किस चीज से लेना है तुम्हें? dw अपॉन dq। यूनिट चार्ज डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिफाइन है ऐसा डेफिनेशन में। ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है। dw अपॉन dq, जूल पर कुलाम। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? और इसको हम लोग लिख सकते हैं du अपॉन q, du, या फिर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बेसिकली आपका क्या है? तो मैं इसको dw अपॉन dq लिख लिया आपने। इसका आप दूसरा फॉर्मूला लिख लो, के क्यू अपॉन आर, या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ऐसा लिख लो। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो के क्यू अपॉन आर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन आर की? बताओ। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर में पढ़ी थी ना? ये क्या पढ़ी थी? न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कुलाम। इसको ये लिखना सही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक जूल पर कुलाम भी ठीक है इसके लिए, है ना? यही ठीक है। लिख लिया क्या इतना? इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे क्या क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते थे न्यूटन पर कुलाम, है ना? वो किसकी यूनिट थी? के की, न्यूटन पर कुलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे E इक्वल टू बी बाई डी, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, ये ऐसा ही ठीक है, जूल पर कुलाम, ठीक है, कुलाम पर मीटर, सही है। क्लियर है? इतना कर लिया सभी ने? ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।
अब इसको देखो और इसके नोट पॉइंट और कुछ फॉर्मूलाज हम लोग लिखते हैं, जैसे कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोगों को बताता हूं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, चलो ये तो सिंपल पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, लिखना है अभी, लिख लो। हाँ, लिख लिया, चलो ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है ये और समझो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाँ वोल्ट भी होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ वोल्ट। बिल्कुल भाई, वोल्ट्स कैसे भूल सकते हैं, वोल्ट्स तो लिखना ही लिखना है। तो जूल पर कूलम भी लिख लो और वोल्ट्स भी लिख लो, इसकी यूनिट है ना। चलिए बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है दोस्तों बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे चार्ज को क्या करना है, ट्रेवल करना है। क्या करना है, हमारे चार्ज को ट्रेवल करना है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वीए और बी पॉइंट का पोटेंशियल है वीबी। चार्ज हमारा जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या है, ए से लेके बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हाँ वेक्टर फॉर्म अभी बताएंगे। अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म तो बहुत सिंपल है। अबे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है गधे, हद हो गई। चलो ये पॉइंट भी यही डिस्कस हो गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिए। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, समझ गए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका कोई वेक्टर फॉर्म नहीं होता। एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। चलो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना वर्क किया गया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is displaced from point A to point B, है ना। From point A to point B against electric forces, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पॉइंट से बी पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इसको लिखा जाता है कैसे, ध्यान से देखेंगे, Vb माइनस Va बराबर माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब सर ये आपने क्या कर दिया, ये हमें कुछ नहीं समझ में आया, यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है। तो देखिए क्या है बेसिकली, Vb माइनस Va को नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग। क्यों ले रहे हैं, आप मुझे बताइए। ये जो चार्ज है ये ए से बी में जा रहा है, पानी है, पानी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है ना। कोई भी फोर्स है वो एक से दूसरी की तरफ लग रहा है, तो मतलब कोई एक ब्लॉक ए जैसे ए पॉइंट से कोई भी एक ब्लॉक है, अगर मैंने धक्का मारा, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, अगर ये धक्का मार के यहां जा रहा है मतलब यहां पर फोर्स क्या है, ज्यादा है बी वाले पॉइंट से, मतलब बी ए पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, बी पर कम फोर्स होगा। तो कहीं ना कहीं अगर चार्ज ए से बी में जा रहा है तो मतलब जो पॉइंट ए है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो आपको भी पता है कि कोई भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब ट्रेवल करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो मतलब ए वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, बी वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो इसीलिए जब हम Vb माइनस Va करेंगे तो हम लिखेंगे Vb इज लेस देन Va, है ना। देयरफॉर
देयर इज नेगेटिव साइन। वीबी वीए से क्या है, छोटा है, लोअर पोटेंशियल पे है, तभी तो उस पर चार्ज जा रहा है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो हम लोग ये चीज भी मेंशन कर लेंगे, चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर कोई ये सोचेगा कि सर अगर वीबी माइनस वीए कर रहे हैं तो नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वीबी वीए से छोटा है। लिख लेंगे इतना सब। क्लियर है मित्रों ये चीज, है ना। नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे कि जैसे अगर मेरा कोई चार्ज है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है ना, कोई चार्ज है वो कहां से कहां जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है, तो वर्क डन, है ना, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज, ये किसके बराबर होता है, W इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी इज क्यू वी बी माइनस बी ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। सो बेसिकली इसी फॉर्मूले के कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे एसएससीजे में क्वेश्चन गलत कराए थे, वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा, है ना, वो वाला क्वेश्चन। तो ए से बी में अगर चार्ज ले जाना है तो वर्क डन जो होगा आपको पता है, पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल का डिफरेंस इंटू चार्ज है, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस इज वीबी माइनस वीए। तो सर ये तो वर्क निगेटिव आ रहा है, ये वर्क कैसा आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है या क्या हो रहा है, वो डिपेंड करेगा, मतलब वो वर्क बिल्कुल नेगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि भाई बेसिकली जो काम है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया जा रहा है, इस वजह से, है ना। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं आपको, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। 1 माइक्रोकुलम चार्ज is shifted from A to B and it is found that work done by external force is 80 microjoule against electrostatic forces. Find
वी ए माइनस वीबी, आपको वी ए माइनस वीबी निकालना है। बताइए क्या आंसर आएगा मित्रों। डी ऑप्शन है नन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखो तो वर्क डन किसके बराबर है, डब्ल्यू ए टू बी बराबर है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी आपका 80 माइक्रोजूल बराबर चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम इंटू वी बी माइनस वी ए। निकालना था हमें वी ए माइनस वी बी, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का 80 वोल्ट। शाबाश। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी माइनस वी ए। बहुत ही बढ़िया। सबको समझ में आया इतना, क्या इतना क्लियर है अभी तक का, बताओ भाई, है ना। एक लास्ट चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल और हम लोग करते हैं, उसके आगे कल देखेंगे। बताइए 2 घंटे हो भी गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। देखो कोई भी जो मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमेशा एक एटम रहते हैं। मतलब मैटर किससे बना है, कोई भी बॉडी किससे बनी है, एटम से, एटम्स है उसके अंदर, है ना। एटम कैसा रहता है, न्यूट्रल स्टेट में रहता है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसमें बराबर बराबर रहते हैं। लेकिन जब हम उस मैटर को, उस बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या करती है, उस मैटर को डिस्टर्ब करती है। समझ गए। अगर डिस्टर्ब करेगी तो क्या होगा उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज करना। क्या करना, पोलराइज करना। पोलराइज करने का मतलब है उसके अंदर खलबली पैदा करना। समझ गए, कहीं ना कहीं। तो खलबली जब पैदा होती है तो बेसिकली क्या होता है, उसमें डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। जैसे हम किसी आयरन के मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। उसी तरीके से किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उसमें खलबली पैदा होगी, तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, मतलब दो अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस है डी, तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है उसका आप डायरेक्शन याद रखेंगे, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। पी से डिनोट करते हैं इसको, डाइपोल को। तो ये बेसिकली क्या है, अ सिस्टम ऑफ दो अपोजिट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसे एक डाइपोल कहा जाता है। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। System of two equal and opposite charges separated by a distance is called dipole. दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट चार्ज वाले चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसे हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएगा डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा इस तरीके से, डी डिस्टेंस है इनके बीच में, वो मैं सिर्फ लिख देता हूं, डी डिस्टेंस है इनके बीच में, डायरेक्शन ये है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है ना। इसका एक डायरेक्शन है। तो डाइपोल मूवमेंट होता है पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुलाम मीटर। यूनिट हो जाएगी कुलाम मीटर। इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या है,
सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, गलत बोल दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, यूनिट हो गई आपकी कूलाम मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं ओवर करते हैं। अभी टाइम तो वैसे 2 घंटे नहीं हुआ है, घड़ी में 11 बजे, लेकिन टाइम तो अभी 1 घंटा 37 मिनट हुआ है। ऐसा कैसे हो गया यार, जब 9 बजे से क्लास स्टार्ट की थी तो 1 घंटे 37 मिनट की क्लास क्यों हुई है? क्लास तो मैंने 10 मिनट बाद स्टार्ट कर दी थी, तो ये 13 मिनट बीच के कहाँ चले गए यार? टाइम कम दिखा रहा है क्या इसमें? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मैं 10 मिनट और पढ़ेंगे। एक चीज और बची है छोटी सी, उसको और कवर कर लें, बोलिए आप अगर कर ले तो, है ना? एक चीज और पढ़ लें, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं चलो। तो लिखिए ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है? तो देखिए ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या चीज है कि ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या है ना बेसिकली कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो ईएमएफ क्या है, बेसिकली बाप है। क्या है ईएमएफ? बाप। बाप है मतलब इसकी वजह से बच्चे आते हैं, मतलब ईएमएफ है बाप और करंट है उसका बच्चा। तो ईएमएफ बेसिकली है कॉज, करंट है उसका इफेक्ट। जब आपके पास एक बैटरी होगी, बैटरी में ईएमएफ होता है, और वो बैटरी को जब आप किसी सर्किट में कनेक्ट करते हो, क्लोज लूप बनता है, तो उसकी वजह से करंट फ्लो ना स्टार्ट होता है। तो हम ईएमएफ को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज है ये? द फोर्स विच कॉजेस करंट टू फ्लो। फ्लो इन दी सर्किट, सर्किट में इसकी वजह से करंट फ्लो करती है। ठीक है ना? द फोर्स विच कॉजेस करंट टू फ्लो इन द सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है ना। ये क्या चीज है? द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स, बस सिंपल। बिटवीन टू पॉइंट्स है ना सर्किट। समझ गए ना? चलिए, अब अगर मैं एक बैटरी बनाता हूं, तो एक बैटरी कैसे बनती है? हाँ, वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या कह सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक बैटरी बनाता हूं, बैटरी कैसे बनेगी मेरे भाई? ये आपकी क्या हो जाएगी? एक बैटरी कहलाएगी। पीसी में कैसे ओपन करें उसके लिए मैं आज एक वीडियो बना दूंगा, जिससे सब लोगों को पता रहे। ठीक है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस और माइनस। ये आपकी एक बैटरी है, समझ गए? ये है ईएमएफ सोर्स, ये है आपका ईएमएफ। क्लियर है ना? ई, ये बैटरी हो गई। अब बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसके दो केस बनाता हूं, केस नंबर 1 ओपन सर्किट, तो फिर ये कैसे बनेगा? इस तरीके से।
केस नंबर 2, लोड कनेक्टेड। इसमें हमने कुछ ना कुछ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दो केस है ये आपका ई है, ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर है, ये ई है। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। हाँ भाई, सो बेसिकली ये जो ओपन सर्किट वाला केस है, इसमें अगर बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आता है? टर्मिनल्स के अक्रॉस आता है। ये है वीटी, ये है वीटी आपका, ठीक है। ये टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है, तो ओपन सर्किट में क्या दिख रहा है कि वीटी किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है ना। लेकिन जब लोड कनेक्टेड होगा तो वीटी किसके बराबर होगा? ईएमएफ माइनस आई इंटू आर के। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो वीटी बराबर होगा ई माइनस आई आर के। क्लियर है? तो या तो वीटी ई के बराबर होगा या वीटी ई के ई से छोटा होगा। कभी भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज को भी मैं आगे लिखवाता हूं, आप लोग इतना नोट कर लो पहले। हाँ, क्लियर है दोस्तों? लिख लीजिए आप लोग यहां पे साइड में, ईएमएफ ई ग्रेटर देन वीटी। मतलब इसका एक, चलो क्वेश्चन ही बना लेंगे इसका एक। कर लिया इतना सभी ने? है ना? डन डनाडन। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली। चलो, क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ईएमएफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस से या तो हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ईएमएफ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्किट। क्या ये सही है? सही है। ईएमएफ इज मेजर्ड इन एन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन क्लोज सर्किट। क्या ये सही है? ये भी सही है, क्योंकि ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है, तो वो ओपन, मतलब
ओपन में आपका ईएमएफ ही प्रेजेंट रहता है केवल, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लोज में आता है क्योंकि तब करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल इज कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल की वजह से करंट आता है, और ईएमएफ इज एन इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या ये सही है? ये गलत है। Potential difference is less than the EMF in the same circuit. The EMF is greater than potential difference in the same circuit. बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ईएमएफ कॉज है और करंट उसका इफेक्ट है। क्लियर है आपको इतना? चलिए, कैसा लगा दोस्तों आज की पहली क्लास में? अब अपन इसे ओवर करते हैं। अब इसके बाद पावर बचा है, एनर्जी बचा है, और बाकी सारी चीजें बची हैं करने को, वो सब करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं। फिर कल से आपका बिल्कुल बेसिक नेटवर्क एलिमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं काफी स्लो भी था, धीरे धीरे करवा रहा था आप लोगों को, क्योंकि आसान प्यार से लिखवाना भी है, समझाना भी है, और मेरी भी थोड़ी सी स्पीड और बढ़ेगी धीरे धीरे। आप लोग कैच कर पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, दोनों चीजें साथ में हो पा रही है क्या? बस मैं ये जानना चाहता हूं। मजा आया सभी को? है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों से भी भाई मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अपने जूनियर्स को, या जो आपके बैचमेट्स होंगे, अगर वो लोग कहीं पर तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार सजेस्ट करें, है ना, इस कोर्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है कि आपको आज की क्लास देख के लेवल तो समझ में आ गया होगा कि चीजें किस लेवल पे होने वाली हैं। मेरे कोर्स के बारे में, मेरे मेरे कोर्स के बारे में सबसे खास चीज देखिए ये है कि आपको जो कंटेंट जिस तरीके से दिया जाएगा ना, आप जिंदगी भर उसको नर्चर करोगे, एक तरीके से याद रखोगे कि वाह, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक तरीके से भी चीजों को डिलीवर किया जा सकता है। मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी चीजें लाइन बाय लाइन लिखी हुई हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां समझाई जा रही है, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं है। मतलब एक होता है ना, एक तरीके से चीजों को काम करना, तरीके से नोट्स बनवाना, वो मैं आपके बनवाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा खतरनाक लेवल का। ठीक है, और जो चीजें जरूरी है सिर्फ वही करवाई जाएंगी, फालतू की सारी चीजों को हटा दिया जाएगा। ये नहीं है कि जबरदस्ती के डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, 500-600 वीडियोस करवा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। जितना कम चीजों की जरूरत है उतनी ही चीजें करवाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा। मतलब ये है, ये नहीं कि मतलब सर कम कराएंगे क्या, पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वही। ये नहीं कि बस किताब का पन्ना प्रिंट करके लिया है और उसको ड्राइव करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती का, वो सब नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। राइट? तो आई होप आप सभी को मजा आया हो। आज की क्लास को आप लोग क्या करेंगे, नोट्स तो आपने बना ही लिए, शाम को एक बार पूरा तरीके से रिवाइज करेंगे, और फिर कल से सुबह आप लोग इसी क्लास में 9 बजे स्थित प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है? बाद में लिखने का नहीं, अगर बाद में लिखने का रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो वो चीज सही नहीं रहेगी कि भाई 2 घंटे की क्लास पहले कर रहे हैं, फिर 2 घंटे उसको बैठ के फिर लिख रहे हैं, बच्चा का इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो चीज सही नहीं है। बिल्कुल, इंटरेस्ट चला जाता है, फिर नोट्स बनाना सही से नहीं हो पाता, इसीलिए साथ साथ में लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, है ना? बिल्कुल जैसा चल रहा है एकदम सही है। फाउंडेशन कोर्स इसी तरीके से होता है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। आप सभी लोग इस कोर्स को जरूर शेयर करिएगा अपने जूनियर्स या बैचमेट्स के साथ। दोस्तों, जितने ग्रुप्स में बता सकते हैं बताइएगा। देखिए, वही चीज है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, 8 महीने की तपस्या है ये मेरे लिए। 8 महीने की तपस्या है, हर दिन आपके सामने इसी तरीके से मुझे पेश होना है और इतना अच्छा तरीके से चीजों को डिलीवर करना है। तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं पार्ट बनता है कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें। ठीक है? चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।